हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए वो है वेटलैंड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा 2 Feb 1971 से लेकर के 2022 तक 51st वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। और इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये आपको थीम ध्यान रखना है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। साथ ही साथ ये 51st वर्ल्ड वेटलैंड डे रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वेटलैंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दो नए साइट्स भारत में वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन ही ऐड करे गए हैं, एक उत्तर प्रदेश से और एक गुजरात से। तो वो हम उनको भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बाकी सभी साइट्स को भी बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीके से वेटलैंड्स के टॉपिक को सिंसियरली कवर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन वेटलैंड्स के डेफिनेशन से। तो वेटलैंड्स जो है वो ट्रांजिशन जोन्स है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। तो ये ट्रांजिशन जोन्स हैं बिटवीन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड और एक्वाटिक यानी कि पानी। तो ज़मीन और पानी के बीच का जो हिस्सा है जो उसको जोड़ता है वो ट्रांजिशन जोन को ही वेटलैंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मैनग्रोव्स दे सकते हो, जैसे सुंदरबंस वगैरह। साथ ही साथ लेक लिटोरल्स जैसे मार्जिनल एरियाज जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाटर लेवल ऑफ द लेक्स में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वेटलैंड्स ज़्यादातर आपको लोअर लेवल्स में ही देखने को मिलेगा। वेटलैंड्स हमेशा आपको लोअर लेवल्स में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्लड प्लेन्स जो कि एरियाज है लाइंग एडजेसेंट टू द रिवर चैनल्स। रिवर चैनल्स का मतलब क्या कि एक अगर नैरो बॉडी है और उसका आउटलाइन अगर आप बना दो, रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, नैरो ही बॉडी है, छोटी है, और उसका आउटलाइन कुछ, तो वो रिवर चैनल्स। और साथ ही साथ नेचुरल लीव्स। अब नेचुरल लीव्स का मतलब क्या कि ये रिवर बॉडी है, यहाँ से वॉल टाइप का बना दो, पानी इसके बाहर जा ही नहीं पा रहा हो, जैसे वॉल टाइप का बना दो, तो ये एक नेचुरल लीफ का काम कर रहा है। तो रिवर चैनल और इन दीवार के बीच में अगर जो मतलब स्पेस होगा उसी को आप कह सकते हो वेटलैंड के कैटेगरी में। तो फ्लड प्लेन्स यानी कि एरियाज लाइंग एडजेसेंट टू द रिवर चैनल्स बियॉन्ड द नेचुरल लीव्स एंड पीरियोडिकली फ्लडेड ड्यूरिंग हाई डिस्चार्ज इन द रिवर। और बाकी के मार्सी और स्वैम्पी एरियाज, तो जो भी दलदली वाले एरियाज भी आते हैं वो वेटलैंड वाले कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एरियाज ऑफ मार्श, यानी कि हमने देखा दलदली वाला एरिया, फेन, पीटलैंड वगैरह। पीटलैंड क्या, हम उसको बहुत ही अच्छे में डिस्कस कर लेंगे अभी, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अच्छा, वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, साथ ही साथ परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मराइन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी एरियाज़ को जनरली कैटेगराइज करा जाता है, एक्सेप्ट कि लो टाइड जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है। स्टैटिक हो सकता है, फ्लोइंग हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, हर तरीके से उन टॉपिक्स को कवर करा जा सकता है। इवन आप देखे होंगे खेत वगैरह में जनरली जो धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, तो जो धान की भराई करी जाती है उस वक्त भी आप उसको एक वेटलैंड में ही कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेटलैंड्स की? तो कवर्ड बाय वाटर, जैसा कि हमने बताया, पानी से ढका हुआ होना चाहिए, और हैज़ वाटर लॉक्ड सॉइल, या फिर ज़मीन इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो दलदली हो, पानी से घिरा हुआ हो, फॉर एटलीस्ट 7 days ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जैसा कि अगर किसी खेती की हम बात कर ले तो 7 दिन तक मिनिमम वाटर लॉक्ड, एकदम से डूबा हुआ हो, वो आप वेटलैंड्स की कैटेगरी में उसको रख सकते हो। साथ ही साथ अडॉप्टेड प्लांट लाइफ, यानी कि हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स किस कैटेगरी में आ सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रिक सॉइल्स, यानी कि उनमें एनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा कुछ पेड़ों के लिए। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेटलैंड्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको नेक्स्ट हम लिए चलते हैं क्लासिफिकेशन में। तो इनलैंड वेटलैंड है, इनलैंड, और साथ ही साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कोस्टल। तो ये दो तरीके के वेटलैंड कैटेगराइज किए गए हैं। अब इनलैंड की बात कर लेते हैं पहले। तो इनलैंड में नेचुरल जो है वो लेक्स हो गया या पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स हो गए। ऑक्सबो लेक्स मतलब आप इस तरीके से कुछ देखोगे वो ऑक्सबो लेक्स हो जाते हैं, जो कटे हुए, मतलब इन शॉर्ट जैसे रिवर यहाँ से बह रहा है बह रहा है बह रहा है, लेकिन अब वो इसका रूट जो है वो सडनली यहाँ से इस तरीके से हो गया। अब वो रिवर यहाँ से ऐसे बह तो रहा था, लेकिन अब ऑल टुगेदर एक यहाँ से बहने लगा। अब वो यहाँ से जब बहने लगा धीरे 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 ये बंद होने लग जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे इस तरीके से होने लग जाएगा, और ये इस तरीके से वो बहते बहते इसको कट कर देगा, और यही आपका हो जाएगा ऑक्सबो लेक। तो इसके साथ ही लेक्स हमने देख लिया, पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटर लॉक्ड, हमेशा दलदली पानी भरा हुआ होना चाहिए, सीजनल, स्वैम्प और मार्श, ये नेचुरल में है इनलैंड वेटलैंड में। साथ ही मैनमेड में रिजर्वॉयर्स हो गए, टैंक्स हो गए। तो जैसा कि आप देख सकते हो
गोलकोंडा रूलर्स के समय में कहीं ना कहीं मतलब सदर्न स्टेट्स में स्पेशली कर्नाटका, तमिलनाडु, तो यहाँ पे टैंक वगैरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा था। इसीलिए आप जब द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखोगे तो वहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर्स का मतलब प्रचलन था, जबकि नागारा जो कि नॉर्दर्न इंडिया का है वहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वाटर लॉग्ड और ऐश पॉन्ड ये आपका इनलैंड वेटलैंड का हिस्सा है। कोस्टल वेटलैंड की बात कर लेते हैं, तो कोस्टल में नेचुरल की बात कर लेते हैं, एस्चुअरीज हो गए, साथ ही साथ लगून्स हो गए, क्रीक हो गया, बैक वाटर, बे, कोरल रीफ जो कि एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको डेफिनेटली अपकमिंग लेक्चर्स में लेंगे। साथ ही टाइडल फ्लैट, मैनग्रोव्स और सॉल्ट मास, तो ये सारे के सारे जो है वो कोस्टल में है, यानी कि कोस्ट तटवर्ती इलाके में। वैसे भी आप देखिएगा तो कोस्टल स्टेट्स में ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एस्चुअरीज वगैरह हो गया, लगून्स हो गया, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप इस तरीके से अगर आप देखोगे, सॉरी एक सेकेंड, अगर आप इंडिया का मैप इस तरीके से आप देख रहे हो तो ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं सारे के सारे, इन्हीं में आपको ये फीचर्स देखने को मिलेगा। क्रीक वगैरह अगर बनता है तो आप गुजरात वाले में देख सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में, गल्फ ऑफ खंबत के रीजन में, जहाँ पे आपको क्रीक देखने को मिलेगा। बैक वाटर आप तमिलनाडु वगैरह, बे आपको वहीं पे मिलेगा। इस तरीके से कोरल रीफ आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं मतलब आपको अगेन गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरीके से आपको देखने को मिलता रहेगा। आंध्र प्रदेश, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कोरिंगा वो रिवर के पास में, गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी। तो इस तरीके से आप टाइडल फ्लैट, मैनग्रोव्स आपको सुंदरबंस में, तो इस तरीके से ये कोस्टल वेटलैंड का हिस्सा है। साथ ही मैन मेड में सॉल्ट पैन्स है और एक्वा कल्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको फंक्शंस की तरफ लिए चलते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। वेटलैंड्स के फंक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। मेंस में अगर कभी आपको लिखना हुआ इस पर आंसर तो आप बिल्कुल इसको मतलब अच्छे से कवर कर सकते हो फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो इम्पॉर्टेंस है फ्लड मिटिगेशन। एक तो फ्लड को मिटिगेट करने के काम आएगा, अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ है तो बाढ़ को रोकने के काम आएगा। दूसरा है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, कहीं ना कहीं अपने आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अपकमिंग समय से कि कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं मतलब एक्सेसिव हम कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ कर ले रहे हैं फार्मिंग फील्ड में, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है वेटलैंड्स। बफर शोर लाइन्स अगेंस्ट इरोजन, तो जहाँ पे इरोजन, जैसे जो सॉइल में आप देखिएगा इरोजन होता है, जैसे एलुवियल सॉइल जनरली इरोजनल फीचर ही आपको दिखाएगा, जो कि मोस्टली सबसे बड़ा मतलब 40% तक का जो भारत का सॉइल वाला हिस्सा है, गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश, मतलब ये नॉर्दर्न स्टेट्स, अगर इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से बनाया जाए तो ये जो नॉर्दर्न वाले मतलब इवन ईस्टर्न इंडिया तक आपको देखने को एलुवियल सॉइल ही मिलेगा। तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे आपको इरोजनल फीचर देखने को मिलेगा। तो ये जो इरोजन होता है सॉइल के साथ में, वो कहीं ना कहीं अगर वेटलैंड होगा तो वो बफर का काम करेगा, उसको रोकेगा। साथ ही साथ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है लोकल पीपल के लिए, लोकल जो लोग हैं उन डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं चीज़ों पे। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर, फिश, फॉडर, फ्यूल एक्सेट्रा, जिसपे लोकल लोग कहीं ना कहीं गुजर बसर कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग वगैरह आप कहीं ना कहीं कह सकते हो। इवन क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए भी काम आ जाता है। इस तरीके से फ्रेश वाटर सप्लाई वगैरह प्रोवाइड करना, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में भी, तो इस तरीके से फंक्शंस है वेटलैंड्स का। साथ ही साथ रीजंस की बात कर लेते हैं अब डिप्लीशन का, क्योंकि रीजंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला तो है कन्वर्जन ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो अब एग्रीकल्चर, खेती के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हर लैंड को जब हम एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा हमारे देश में वेटलैंड्स कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग एज वेल। साथ ही साथ हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, ज़मीन तो उतने ही रह जाएंगे, तो इस वजह से हैबिटाट डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा करी जा रही है। पॉल्यूशन वगैरह है, डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, क्लाइमेट चेंज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वगैरह है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के वजह से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं डिप्लीशन के, वेटलैंड्स के। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं वेटलैंड्स के लिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो साइट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स, तो एक तो वो साइट्स, ऐसे साइट्स होने चाहिए जहाँ पे रेयर या फिर यूनिक वेटलैंड टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो सपोर्ट कर रहे होने चाहिए। इस वजह से ये पहला क्राइटेरिया है। अब आप इसमें कह सकते हो कुछ भी, मतलब रेयर, यूनिक, एग्जाम्पल नेचुरल का, नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का, जो आपको इकोलॉजिकली कम्युनिटीज़ को बेनिफिट दे। सेकेंड है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीशीज़ एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ इफ़ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़। तो किन्हीं को भी, अगर इनमें से किसी को भी वो सपोर्ट कर रहा है तो वो वेटलैंड्स के कैटेगरी में बिल्कुल रहेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर, बर्ड्स एंड फिश,
तो वाटर बर्ड्स और फिश के लिए भी अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि वाटर बर्ड्स के लिए अगर वो रेगुलरली सपोर्ट कर रहा है 20,000 20,000 या उससे ज़्यादा के वाटर बर्ड्स को, साथ ही साथ अगर वो रेगुलरली सपोर्ट कर रहा है 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स। जैसे अगर कोई एक प्रजाति जैसे साइबेरियन क्रेन, अब उसके 1% के साइबेरियन क्रेन की प्रजाति को अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो वो वेटलैंड के कैटेगरी में आ जाएगा। ये मतलब वाटर बर्ड्स के लिए है। साथ ही अगर आप फ़िश की बात कर लो तो फ़िश के लिए भी इसी तरीके से है कि कहीं ना कहीं इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज़ को, उनके स्पीशीज़ को कहीं ना कहीं मतलब वो प्रमोट करे, वो बेनिफिट करे, और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो डेफिनेटली उसको वेटलैंड के कैटेगरी में रखा जा सकेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए वेटलैंड्स के। अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं सीधा 7 वेटलैंड्स बायोग्राफिक रीजियंस ऑफ इंडिया। तो भारत में 7 बायोग्राफिक रीजियंस हैं वेटलैंड के अकॉर्डिंग। तो पहला जो है वो है वेटलैंड्स इन द हिमालयास वाले रीजन्स में। अब हिमालयास का रीजन मतलब क्या, लेह लद्दाख, कश्मीर वैली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो रीजन्स हैं वो हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। और इस वजह से वेटलैंड्स जो है वो यहाँ पे आपको, ये जो वेटलैंड्स हैं वो सपोर्ट करते हैं फ्लो ऑफ रिवर्स, क्योंकि हमने देखा हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरेनियल हैं, हर पूरे साल वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब वो सपोर्ट करते हैं फ्लो ऑफ रिवर्स को, एक्ट करते हैं एक बफर की तरह बिटवीन ग्लेशियल मेल्ट वाटर्स, जो भी ग्लेशियर से मेल्ट होते हैं पानी, ग्लेशियर से अगर पानी मेल्ट हो रहे हैं तो उसके लिए बफर का काम करेंगे, उनको रोकेंगे वो, और साथ ही साथ वो स्मॉलर रिवर्स और स्ट्रीम्स को भी वो पानी को पहुंचाते हैं। ये उनका एक अच्छा काम है। साथ ही साथ नेक्स्ट आते हैं वेटलैंड्स इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड जोन। अब नेक्स्ट दूसरा जो है तो एरिड जोन, जो कि राजस्थान, गुजरात, इन सब रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वास्ट सेलाइन मार्सेस हैं, कहीं ना कहीं खारा आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी वजह से थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ कहीं ना कहीं आपको राजस्थान में ही संभर लेक है, जो कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है भारत का, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ऐसे अगर आप लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको चिलिका लेक ओडिशा का ध्यान में आना चाहिए, लेकिन जब आप इनलैंड टर्म ऐड हो जाता है तो ध्यान रखिएगा संभर लेक है, जहाँ पे एवियन बॉट्यूलिज्म बैक्टीरियल डिजीज़ के वजह से काफ़ी सारे जो बर्ड्स थे उनकी डेथ हुई थी। तो इस वजह से वो चीज़ न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं मतलब। तो उधर का भी जो रीजन है वो सलाइन है, और इसी के साथ में मानसून डिपेंडेंट है कि वो जो फ्रेश वाटर लेक्स और रिजर्वायर्स होंगे वो मानसून, बारिश होगी तो लेक्स में पानी रहेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। साथ ही साथ रैन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, और सॉल्ट लेक्स जैसे कि संभर, जो हमने नाम आपको बताया, दिदवाना, और ये सारे जो वेटलैंड्स हैं वो पार्ट हैं इसी कंट्री के। अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं वेटलैंड्स इन द वेस्टर्न घाट्स। अब जाहिर सी बात है वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही इंडिया का प्रमुख रीजन है, आप कह सकते हो कि मतलब इवन लंग्स आप कह सकते हो इंडिया का हमारे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है भारत का, और ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स वहाँ पे ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन जनरली आप देखिएगा वेस्टर्न घाट से ही होते हैं, जाकर के वो ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। और बड़े बड़े नदियों के नाम जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारे के सारे आपका उद्गम ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट से हैं, लेकिन जाकर के ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो वेस्टर्न घाट्स जैसा कि हम आपसे मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग वेटलैंड्स हैं, स्वैम्प्स हैं, मार्शेस हैं, तो ये सारे जो हैं वो हिस्सा हैं। और मिरिस्टिका स्वैम्प्स जो है, जो पाया जाता है मिरिस्टिका ट्रीज़ कहीं ना कहीं, तो वो भी आपको वेस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिल जाएगा। मिरिस्टिका स्वैम्प्स आपको वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये वेटलैंड्स के ही कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है मिरिस्टिका स्वैम्प्स, जो कि ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट है, और ये वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है, कर्नाटका और सदर्न केरल में। और ये मिरिस्टिका ट्रीज़ के नाम पे रखा गया है। ये एवरग्रीन वाटर टॉलरेंट ट्रीज़ होते हैं, जिनका जो रूट्स होता है वो डेंस होता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब ये थिक कैनपी होती है इनकी। अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं सीधा गैंजेटिक फ्लड प्लेन्स में। तो गैंजेटिक फ्लड प्लेन्स यानी कि रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि बहुत ही बड़ी रिवर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रिवराइन वेटलैंड होता है। तो फ्लड प्लेन और ऑक्सबो लेक्स, जो कि हमने समझा क्या होता है, वो हमेशा वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से झील वगैरह आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। और ये जो वेटलैंड है वो हाईली प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिशरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो फ्लड बफर का भी काम करते हैं। जैसे कि बिहार
के लिए रिवर कोसी को कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के लिए दामोदर रिवर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। साथ ही नेक्स्ट आते हैं वेटलैंड्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आप बात कर लो तो ये जंक्शन पे लोकेटेड है, जैसे इंडो मलायन और यानी कि कहीं ना कहीं मलेशिया के साथ, और इंडो चाइनीज़ बायोग्राफिक रीजन्स में। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो गेटवे माना जाता है इंडियन फ्लोरिस्टिक और फॉनिस्टिक डाइवर्सिटी, फ्लोरा और फौना के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी आपको वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेगा। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट भी बहुत रिच माना जाता है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर लेक लॉक्ड एरियाज, ऑक्सबो, ये सारे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वेस्टलैंड्स इन द डेक्कन पेनिनसुला। अब डेक्कन पेनिनसुला की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नेचुरल वेटलैंड्स हैं। डेक्कन पेनिनसुला मोस्टली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स वगैरह जो बनाए जाते थे, जो कि हमने डिस्कस किया। इवन आप सुने होंगे सुरंग बावड़ी सिस्टम न्यूज़ में था बहुत पहले, आदिल शाह टाइम मतलब राजा थे उस वक्त के, तो उनके द्वारा मतलब बनवाया गया था। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादातर टैंक्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि नेस्टिंग का काम करता था, फीडिंग और ब्रीडिंग साइट हुआ करता था बर्ड स्पीशीज़ के लिए। और लास्ट वेटलैंड्स इन द कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। तो ये नैरो प्लेन्स हैं ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के, और आइलैंड्स जो हैं वो हार्बर करते हैं रेंज ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स को, जैसे कि लगून्स को, सॉल्ट मार्शेस को, मैनग्रोव्स को और कोरल रीफ्स को। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं रामसार कन्वेंशन को लेकर के, क्योंकि वेटलैंड्स क्या है ये ओवरऑल हमने समझ लिया है हर तरीके से। सिर्फ आप इस चीज़ को आराम से वीडियो को वापस से देख सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी रिसर्च करके हम आपके लिए इस टॉपिक को लाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और इस वजह से आप बस इस लेक्चर को एंजॉय करिए। चलिए रामसर कन्वेंशन की तरफ आते हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। एक तो ये इंटरनेशनल है, दूसरा ये इंटरगवर्नमेंटल है, एक दूसरे के बीच का, यूएन बेस्ड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गलत है, इंटरगवर्नमेंटल है। और साथ ही साथ ये कंजर्वेशन और वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, एक तो कंजर्व करने की भी बात करता है, साथ ही साथ किस तरीके से वाइस यूज़ किया जा सके वेटलैंड्स का, उसकी भी बात करता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये रामसर नाम जनरली सुनकर के लग रहा होगा कि भारत में ही ये शहर लोकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ईरान बेस्ड सिटी है। अभी हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, कैस्पियन सी। अब आपको हम कैस्पियन सी के लिए कहीं ना कहीं आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। कैस्पियन सी को याद करने के लिए रुतुकाई, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। रुतुकाई मतलब जनरली एक वैसे भी ट्रिक होती है तारीख, TARI तारीख, तो इससे भी लोग याद रखते हैं, लेकिन रुतुकाई ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, एजरबाईजान है और ईरान है। तो यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तुर्कमेनिस्तान वाले में। तो इस वजह से जब आप रुतुकाई ध्यान रखिएगा तो अपने आप आपको वो पूरा का पूरा कंट्रीज़ ध्यान रहेगा। तो ये सारे के सारे कैस्पियन सी को बॉर्डर शेयर करते हैं, और कैस्पियन सी अपने आप में लैंड लॉक्ड है और सबसे बड़ा लेक माना जाता है। वो नाम तो सी का है, लेकिन सबसे बड़ा लेक माना जाता है। इवन लेक उर्मिया जो है, हाइपरसलाइन लेक, वो भी ईरान में ही लोकेटेड है। तो वो भी न्यूज़ में था। अराल सी हमने देखा था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था यूपीएससी के, तो वो लोकेटेड है मतलब एजरबाईजान और कज़ाकिस्तान के बीच में, सॉरी उज्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बीच में। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होगा वो यहाँ पे हम बहुत ही ईमानदारी से उस चीज़ को कवर करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि वाइस यूज़ जो है वो मेंटेनेंस है इकोलॉजिकल कैरेक्टर का विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तो वाइस यूज़ करो, साथ ही साथ सस्टेनेबली डेवलपमेंट के साथ उस चीज़ को करने की कोशिश करो। अच्छा, क्यों वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको एक रीसेंट एस्टिमेट करा गया था वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के द्वारा। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के द्वारा जो ये बता रहे थे कि नियरली 30% जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं भारत में वो लॉस्ट हो चुके हैं इन द लास्ट 3 डेकेड्स। 30% तक का जो नेचुरल वेटलैंड्स वो लॉस्ट हो चुका है 3 डेकेड्स में। 30 साल में पिछले 30% तक का नेचुरल वेटलैंड्स जो है वो मतलब लॉस्ट हो चुका है। मेजरली जो लॉस ऑफ वेटलैंड्स है वो प्रोमिनेंट है अर्बन एरियाज़ में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया है, इसका हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए वेटलैंड्स हमने समझ ही लिया कि कहीं ना कहीं ये, अच्छा एक पॉइंट और आप मेंस में ध्यान रख सकते हैं, वेटलैंड्स जो है वो कवर करता है सिर्फ 6% ही कवर करता है वो अर्थ का लैंड सरफेस एरिया। साथ ही साथ 40% तक का जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है वो वेटलैंड्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पे बड़े बड़े मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये सब इसी का हिस्सा है। वो 6 मीटर का लो टाइड वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा कहीं ना कहीं हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक के हिसाब से ही हम इसमें चलते हैं। तो रामसर कन्वेंशन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रामसर कन्वेंशन इकलौता ग्लोबल एनवायरनमेंटल ट्रीटी है जो डील करता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम से। रामसर कन्वेंशन डील करता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इकलौता ऐसा एनवायरनमेंटल ट्रीटी है। साथ ही साथ वो कंट्री जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। सबसे ज़्यादा आपको साइट्स यहीं पे मिलेंगे, रफली शायद 175 साइट्स हैं। साथ ही साथ बोलीविया जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एरिया वाइज लिस्टेड वेटलैंड्स है। यहाँ पे लिखना हम भूल गए हैं, तो एरिया वाइज लिस्टेड वेटलैंड्स मतलब आपको एरिया वाइज बोलीविया है, नंबर वाइज यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। अच्छा, भारत की बात कर लेते हैं, तो अभी रिसेंटली 2 नए साइट्स ऐड किए गए हैं, तो इस वजह से हमारा जो टैली है वो 49 पहुंच चुका है। तो इसी के साथ ही स्टेट वाइज अगर हम अपने यहाँ की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल अब यहाँ से 11 साइट्स हो चुके हैं जो रामसर साइट्स का हिस्सा हैं। और इसके अलावा मतलब कहीं ना कहीं मतलब रामसर साइट्स से जुड़ी जो भी बातें थी वो हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख ली हैं। अगर आपको डेटा के लिए सपोर्ट करना है स्टिल वेटलैंड्स के लिए, तो आप कह सकते हो 40% तक का जो हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड के जो स्पीशीज़ हैं वो वेटलैंड्स में ही रहते हैं। इवन वेटलैंड्स को नर्सरीज ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, इवन किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, मैटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, और मिनिमाइज़ करते हैं डिज़ास्टर रिस्क वगैरह। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब मेंस में लिखने के बिल्कुल ये चीज़ें काम आएंगी। पीटलैंड्स की बात अच्छा हम लोग कर रहे थे, तो पीटलैंड्स कहीं ना कहीं अगर पीटलैंड्स की बात कर लेते हैं, पीटलैंड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है। ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन जो है वो ट्रॉपिकल पीटलैंड्स के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ट्रॉपिकल पीटलैंड्स के कंजर्वेशन से। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब ट्रॉपिकल वेटलैंड के कंजर्वेशन से, मतलब पीटलैंड के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। और पीटलैंड जो है वो वेटलैंड का ही हिस्सा है। ये टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम्स में आता है जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन हो। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले में, और वाटर लॉक्ड हो, पानी से घिरा हुआ हो, और कहीं ना कहीं फुल्ली डिकम्पोज वाला हो, मतलब गल जाए वो इस तरीके से। और पीटलैंड्स की सबसे अच्छी बात अगर आपको बताई जाए तो जनरली ये हर कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा अर्थ में, जो कि 3% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस को कवर करता है। साथ ही साथ पीटलैंड जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर है, मतलब कार्बन सिंक करने में, कार्बन को स्टोर करने में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल जो है वो पीटलैंड्स प्ले करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सपोर्ट करने के लिए मेंस में लिख सकते हो, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। तो यस, पीटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर। तो ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन भी देख लिया कि ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन से पीटलैंड्स का क्या ताल्लुकात हैं। इसके अलावा अगर वेटलैंड्स की आप बात कर लो ना, तो वेटलैंड्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, मतलब हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका छोड़ करके आपको हर जगह वेटलैंड्स देखने को मिल जाएगा। तो ये वेटलैंड्स का हमारा यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो जैसा कि रामसर कन्वेंशन हमने देखा कि रामसर कन्वेंशन जो है वो भारत 1982 में ज्वाइन करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिया रामसर कन्वेंशन का हिस्सा 1982 में होता है। 2 फेब 1971 वो जो डेट होता है वो 2 फरवरी 1971 होता है, जब रामसर कन्वेंशन का जन्म होता है। इकलौता ग्लोबल एनवायरनमेंटल ट्रीटी जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और वाइस यूज़ से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ एनफोर्स कब होता है, तो 1975 में होता है। ईयर ध्यान रखिएगा, 1 लाइनर में बिल्कुल पूछा जाता है ईयर। तो 1975 में रामसर कन्वेंशन जो है वो लागू हुआ था और भारत 1982 में इसका हिस्सा बना। अब साथ ही साथ आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में, मतलब इस वजह से लास्ट ईयर 2021 में 50वां मतलब साल 50th एनिवर्सरी हुआ था, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे सीधा का सीधा। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का। उन मतलब कुल मिलाकर के बस ये कहा जाए कि ऐसे वेटलैंड्स जो या तो फ्यूचर में अभी से उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार हो रहा है कि फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर मतलब पास्ट में ऐसा किया गया है कि प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो जाएगा और उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है अभी से, तो उन्हीं को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मतलब वो वेटलैंड साइट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हीं को मतलब आप कह सकते हो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है।
अगर भारत की तरफ से बात कर ले तो भारत की तरफ से 2 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट्स हैं। पहला है लोकतक लेक जो कि मणिपुर में लोकेटेड है, और दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। इनिशियली चिलिका लेक भी हुआ करता था उड़ीसा का, लेकिन अभी वो बाहर है इस कैटेगरी के। तो 2 ही हैं, लोकतक लेक मणिपुर का। लोकतक लेक फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नेचुरल है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ पे आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में, इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में। और यहाँ पे आपको सांगाई यानी कि डांसिंग डियर भी देखने को मिल जाएगी, जो कि IUCN में एंडेंजर्ड है। और यहाँ पे आपको फ्लोटिंग फुमडीज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ अपने आप में इन चीज़ों को यूनिक बनाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड साइट्स में जो मतलब कहीं ना कहीं साइट्स आते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। अब चलिए आपको सीधा हम लिए चलते हैं कहीं ना कहीं मतलब अब इस लिस्ट पे, जो कि हमें ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का डेटा है। और आप देखिए यहाँ पे ये अपडेटेड है फरवरी 2022 का, तो इसलिए आपको यहाँ से बेस्ट सोर्स मिल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए। स्टैटिक पोर्शन हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख लिया। अब चलिए स्टेट वाइज हम चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कोल्लेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये आपको मतलब कोलेरू लेक के नाम से है। कोलेरू अगर आप देखिएगा तो कोलेरू जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सॉल्ट वाटर लेक कोलेरू भी है। और कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए कोलेरू आपका यूट्रॉफिक लेक आप कह सकते हो। कोलेरू जो है वो यूट्रॉफिक लेक है, जो कि सिचुएटेड है 2 मेजर रिवर बेसिन्स के, गोदावरी और कृष्णा। ये आप ध्यान रखिएगा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में यूट्रॉफिक है, इसीलिए दोनों के बीच में है तो यूट्रॉफिक है, यूट्रॉफिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में पड़ता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे पेलिकन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो कोलेरू लेक एक तो फ्रेश वाटर है और दूसरा ही आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, यूट्रॉफिक लेक है, जो कि सिचुएटेड है गोदावरी और कृष्णा के बीच में। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके चलिएगा। कोलेरू जो है वो फ्रेश वाटर है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, और यूट्रॉफिक लेक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिए चलते हैं आपको दीपोर बिल। दीपोर बिल जो है वो आपको आसाम में देखने को मिल जाएगा, और ये भी फ्रेश वाटर ही है, नेचुरल साइट ये भी वंस अगेन। तो ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, और ये आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर में देखने को मिल जाएगा। कोलेरू हमने देखा गोदावरी और कृष्णा में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हर तरीके से हम कवर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपसे स्टेट में भी पूछ सकते हैं, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश का, दीपोर बिल आसाम का, मैच द फॉलोइंग में, या फिर रिवर से मतलब जोड़ करके पूछ सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट फीचर दे करके फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर दे करके पूछ सकते हैं। तो हर तरीके से आप रेडी रखिए अपने आप को नॉलेज के हिसाब से, इसलिए उसी तरीके से आप सुनते भी चलिए, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो दीपोर बिल जो है वो आसाम का है, और ये भी फ्रेश वाटर परमानेंट लेक है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे देखने को मिल जाएगा। गुवाहाटी शहर जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, और ये माइग्रेटरी फ्लाईवेज के लिए एक स्टेजिंग साइट भी बनता है। चलिए थोड़ा और जूम कर दिए। नेक्स्ट है कबरताल वेटलैंड। कबरताल जो है वो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत पुराना नहीं है कबरताल, तो रिसेंटली ये भी ऐड हुआ है, जो कि बिहार का है कबरताल। तो बिहार की बात कर लेते हैं कबरताल के हिसाब से कहीं ना कहीं। तो जैसा कि मतलब हम यहाँ पे कबरताल वेटलैंड बिहार 2020 में रिसेंटली ये बिहार का पहला रैमसर साइट है जो ऐड किया गया है, तो इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है कबरताल। नेक्स्ट जो है वो है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का, और ये रिसेंटली है। जो हमने 2 साइट्स की बात करी ना, एक गुजरात और एक उत्तर प्रदेश का, तो खिजाड़िया जो कि आप देखिएगा गुजरात का, तो ये रीसेंट साइट है, और ये सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी स्पीशीज़ को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, वो भी गुजरात का ही है, ये भी रिसेंटली ही ऐड किया गया है। नल सरोवर को भी मतलब आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट है। स्टेट वाइज आप बिल्कुल इसको देखते चलिए कि जो भी क्वेश्चंस अगर फ्रेम करे जाएं तो हमें वो याद रहे। तो नल सरोवर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि एक सूर सरोवर देखने को मिलेगा आगरा उत्तर प्रदेश का, ये नल सरोवर है गुजरात का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसे काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग ही दिए जाएंगे। फिर थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गुजरात का ही है, थोल लेक गुजरात। तो ये तीनों गुजरात हैं, खिजाड़िया, नल सरोवर और थोल, तीनों गुजरात। फिर आपका है वाधवाना, तो वाधवाना जो है वो भी गुजरात का ही है। ये 4 जो हैं वो लगातार गुजरात के हमने देख लिए। फिर है भिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा का है। भिंडावस जो है वो भी हाल ही में ऐड किया गया था, भिंडावस और सुल्तानपुर, क्योंकि हरियाणा में इसके पहले कोई भी साइट्स नहीं थे। तो भिंडावस और सुल्तानपुर जब दोनों ऐड किए गए तो इसी के साथ ही मतलब हरियाणा में भी 2 हो गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भिंडावस और सुल्तानपुर दोनों हरियाणा में ही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के नाम से। फिर आपका नेक्स्ट आता है चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश में जो कि लोकेटेड है। तो चंद्रताल आप अगर देखिएगा तो वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मतलब
IUCN जो रेड लिस्टेड है, मतलब आप देख सकते हो स्नो लेपर्ड जो कि वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट जो है वो है पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग डैम लेक जो है ब्यास रिवर के कॉन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिल जाएगा, पोंग डैम, हिमाचल प्रदेश। और 1975 में वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर बनाया गया था और इस वजह से वहाँ पे ट्रांस हिमालयन फ्लाईवे भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है रेणुका वेटलैंड, तो ये भी आपको हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा देखने को मिलेगा, रेणुका वेटलैंड। और इसी के अलावा वुलर लेक, यानी कि हिमाचल प्रदेश के भी ओवर हो गए हैं। वुलर लेक की बात कर लेते हैं, तो वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वुलर लेक में। और ये फ्रेश वाटर लेक है, मतलब साथ ही साथ डल लेक जो है वो वुलर लेक पे ही लोकेटेड है। और वुलर लेक में ही आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि मतलब झेलम जो है वो कहीं ना कहीं फेड करता है। तो इस तरीके से आप मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं मतलब वुलर लेक के पर्सपेक्टिव से कि फेड बाई झेलम रिवर, और ये फ्रेश वाटर है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आप कह सकते हो भारत में। नेक्स्ट आते हैं होकेरा वेटलैंड। तो होकेरा वेटलैंड जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है, पीर पांजाल वाले रीजन में, ये भी नेचुरल फ्रेश वाटर ही है। नेक्स्ट है सुरिनसर मानसर लेक। तो सुरिनसर मानसर लेक जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है आपका। और इसके अलावा सो मोरीरी लेक, तो सो मोरीरी जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन देखने को मिल जाएगा, बार हेडेड गीस देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे आपको जम्मू कश्मीर के साइट्स देखने को मिल जाएंगे। रट्टा आप एक बार में नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप आराम से इन चीज़ों को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स सामने हैं, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम लिए चलते हैं अष्टामुडी वेटलैंड। तो अष्टामुडी वेटलैंड जो है वो केरल है, अष्टामुडी वेटलैंड केरल। तो मूडी वगैरह कैसा है कि मतलब जनरली हम करेला वगैरह खाते हैं तो मूड़ी हिला देते हैं कि नहीं नहीं मतलब तीखा है इस तरीके से, तो उसी तरीके से अष्टामुडी, मूड़ी हिला देना, तो केरल। नेक्स्ट है सस्थमकोट्टा लेक। तो सस्थमकोट्टा अब थोड़ा सा कैसा है कि मतलब अगर सदर्न स्टेट्स आपको नाम आप देखिएगा तो थोड़ा सा मतलब वो इस तरीके से कूड़ी अट्टम, इस तरीके से जो है वो ये सारे अट्टम जो टर्म्स हैं वो आपको केरल में ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए सस्थमकोट्टा जो है वो भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेम्बनाड कोल लेक। तो वेम्बनाड कोल लेक जो है वो भी आपको केरल में ही देखने को मिल जाएगा। और वेम्बनाड कोल लेक जो है वो लॉन्गेस्ट लेक है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। वेम्बनाड कोल लेक, यहाँ पे बोट रेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्रैकिश में आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर में नहीं आता, क्योंकि केरल में आप जितने भी रिवर्स को देखिएगा जनरली मतलब उसमें से वेम्बनाड है जो ब्रैकिश में आता है। इवन अष्टामुडी भी ब्रैकिश और नेचुरल दोनों ही आते हैं, और वो सेकंड लार्जेस्ट है केरल स्टेट का, लेकिन वेम्बनाड जो है वो लॉन्गेस्ट लेक है भारत का और ये ब्रैकिश में आता है। और सस्थमकोट्टा लेक की बात करिएगा तो वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरल का। सस्थमकोट्टा जो हमने देखा वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरल का, ये आप पॉइंट्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आते हैं सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख। नेक्स्ट है भोज वेटलैंड्स। तो भोज जो है वो मध्य प्रदेश में है, भोज निमंत्रण दावत देना, तो भोज इस तरीके से, तो वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा लोनार लेक, लोनार लेक महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं लोनार लेक बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है ये आप जानते ही हो, कहीं ना कहीं वो रिसेंटली पिंक भी हो रहा था बिकॉज ऑफ हेलो आर्कीबिस बैक्टीरिया की वजह से, वो आप ध्यान रखिएगा। और इसी के अलावा लोनार लेक जो है वो मतलब क्रेटर लेक में से आता है, तो इकलौता ऐसा है, तो इस वजह से लोनार लेक जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा नंदूर माधवेश्वर, जो कि महाराष्ट्र का हो, ये पहला महाराष्ट्र का भी मतलब वेटलैंड साइट में ये पहला है नंदूर माधवेश्वर। और यहाँ पे आपको गोदावरी और कड़वा रिवर्स कॉन्फ्लुएंस में देखने को मिल जाएगा, गोदावरी और कड़वा। कोल्लेरू में हमने देखा था गोदावरी और कृष्णा, तो साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट है लोकतक लेक मणिपुर का, हमने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो लोकतक लेक मणिपुर। नेक्स्ट है भीतरकनिका, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, भीतरकनिका ओडिशा। आप ओडिशा को वैसे भी देखिएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया के मैप के हिसाब से देखिएगा तो ओडिशा जो है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, भीतर मतलब लोकेटेड है इस तरीके से। तो मतलब कहीं ना कहीं भीतरकनिका मैनग्रोव्स जो है वो आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएगा। और मतलब आप मैनग्रोव्स के हिसाब से आप कहोगे तो सुंदरबंस के बाद में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स आपको भीतरकनिका में ही देखने को मिलेगा ओडिशा के, तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं चिलिका लेक, और चिलिका लेक जो है वो भी आपको ओडिशा में ही देखने को मिल जाएगा। तो चिलिका लेक जो है वो भी कहीं ना कहीं मतलब ओडिशा का ही हिस्सा है, और चिलिका लेक
आप देखिएगा तो ब्रैकिश वाटर लेक है जो कि सेपरेटेड है बे ऑफ बंगाल से। ब्रैकिश वाटर लेक है, जैसा कि हमने बताया कि पहले ये भी मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड का हिस्सा था, 2002 में इसको निकाल दिया गया। नेचुरल लगून भी बनाता है चिलिका लेक, और चिलिका लेक जो है वो दया रिवर पे लोकेटेड है, नलाबना आइलैंड है, दया रिवर पे लोकेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा, और नलाबना आइलैंड है। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आप देखिएगा मतलब कहीं ना कहीं घड़ियाल्स जो हैं वो न्यूज़ में है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, गहिरमाथा बीच पे लोकेटेड है। तो आप मतलब कहीं ना कहीं लिंक करके आप पढ़ते हैं हम लोग। भीतरकनिका वेटलैंड्स हमने देखा, गहिरमाथा बीच जहाँ पे ऑलिव रिडली सी टर्टल जो है मास नेस्टिंग बिहेवियर जिनका अरीवाड़ा जो हम पढ़ते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आप देख सकते हो। तो ये सब आपको गहिरमाथा बीच पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो है वो लीस्ट कंसर्न में है IUCN में, हम डिटेल में एनवायरनमेंट को भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी हम पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं हम बिल्कुल उनको उसी तरीके से पढ़ेंगे। प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और अगर हम बहुत फास्ट जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। चलिए नेक्स्ट कहीं ना कहीं आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो अब की बार हमारा जो मतलब नेक्स्ट हमें कवर करना है वो है भीतरकनिका और चिलिका हो गया। अब है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब आप हरिके लेक जो कि पंजाब में देखने को मिल जाएगा। हरिके जो है वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा, और ये हरिके मैनमेड लेक में आता है, ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे। हरिके जो है वो ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे है। नेक्स्ट आपको कांजली लेक मिल जाएगा पंजाब का ही। तो कांजली जो है वो भी आपका मैनमेड रिजर्वॉयर ही है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास की एक, जो कि काली बेन के नाम से, और वहाँ पे ये लोकेटेड है। और गुरु नानक देव जी जो फर्स्ट गुरु जो है सिख के, गुरु नानक देव जी, कहीं ना कहीं उनसे भी ये एसोसिएटेड है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कांजली आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब 550वां बर्थ एनिवर्सरी जो है वो गुरु नानक देव जी का हाल ही में बीता 2019 में, जिसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, जो कि करतारपुर से डेरा बाबा नानक तक जोड़ रहा है। ब्यास रिवर पे वो भी बनाया गया है, रावी रिवर पे वो बनाया गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रावी रिवर पे वो बनाया गया है। तो इस तरीके से चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं, और उनका जो कॉन्सेप्ट है वह है एक ओमकार का, और वो कहीं ना कहीं मतलब विमेंस को हमेशा से इक्वालिटी में कंसीडर करते चले आए हैं, और वो लंगर पंगत ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रमोट करते आए हैं। इसी के अलावा केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिज़र्व की बात कर लेते हैं, जो कि पंजाब में ही लोकेटेड है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिज़र्व, और ये आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं, और इसी के अलावा तो वो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको पंजाब में ही देखने को मिल जाएगा, और रोपर लेक जो है वो भी आपको पंजाब में ही देखने को मिल जाएगा। तो लोनर लेक अलग है, लोकतक लेक अलग है, और रोपर लेक अलग है, रोपर लेक पंजाब, ठीक है। फिर है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान में हमने देखा मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसी के अलावा संभर लेक राजस्थान हमने डिस्कस कर लिया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर मतलब इनलैंड में सॉल्ट वाटर लेक में ये है, और अरावली के मतलब बाउंड्री को कवर करता है। अच्छा, अरावलीज में आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, और यूटी में दिल्ली है जो कि कवर करता है अरावली को, जो कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है, और साथ ही साथ गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है अरावलीज का। तो सांभर लेक जो है वो राजस्थान में है, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है सांभर लेक। साथ ही नेक्स्ट आते हैं पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट कैलीमियर, तो वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, इंडिया का मैप अगर आप देखिएगा तो पॉइंट जो है वो यहीं पे बनता है एक, तो तमिलनाडु आप इस तरीके से पॉइंट मतलब अगर आप थोड़ा सा भी मैप देखिएगा तो तमिलनाडु का लोकेशन यही है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ पाइएगा कि मतलब आपको मतलब आसान होगा, थोड़ा सा रट्टा नहीं करना होगा, जो चीज़ें हम कहीं ना कहीं लॉजिक से समझ सकते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है रुद्र सागर लेक। तो रुद्र सागर लेक जो है वो आपको त्रिपुरा में देखने को मिल जाएगा, रुद्र सागर लेक, और रिवर गोमती जो है वो मतलब उसको सपोर्ट करती है। साथ ही बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश का है। अब यूपी का रिसेंटली जो है वो बखीरा ही है। तो ये एक हमने देखा खिजाड़िया जो कि गुजरात का, और दूसरा बखीरा जो कि उत्तर प्रदेश का। तो ये दोनों नए रैमसर साइट्स हैं जिनको ऐड किए गए हैं। साथ ही हैदरपुर वेटलैंड, तो हैदरपुर 10th था, बखीरा 11th है, इसीलिए 11वां बना। हैदरपुर भी रिसेंटली मतलब बना है, वो भी 2021 में ही, और हैदरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सारे के सारे ये मतलब आप यूपी में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हैदरपुर के अलावा पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। साथ ही समन बर्ड सेंचुरी भी आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में।
और इसके अलावा समसपुर बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ सांडी बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में ही, और सांडी बर्ड से रिवर गारा जो है वो पास होती है। और इसके अलावा सरसई नवार झील आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। सरसई नवार झील के अलावा आप कहीं ना कहीं मतलब सूर सरोवर, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर सरोवर जो है, नल सरोवर हमने बताया था गुजरात में है, और सूर सरोवर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ एआरओ रिसेंटली जो कंडक्ट करा गया है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि नल सरोवर किस स्टेट में लोकेटेड है। तो वहाँ कन्फ्यूज़न में बहुत से बच्चों ने मिस्टेक कर दिया था और कहीं ना कहीं वो यूपी सेलेक्ट कर दिए थे, जबकि नल सरोवर वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। नल सरोवर गुजरात में है, सूर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अपर गंगा रिवर जो है, जो ब्रिज घाट से नरोरा तक स्ट्रेच होता है, वो भी यूपी में ही देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर है आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड का पहला, अच्छा बिहार का हमने देखा क्या, बिहार का चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार का हमने देखा था पहला जो है वो है कबरताल वेटलैंड, ठीक है। और दूसरा अगर हम उत्तराखंड की पहली मतलब वेटलैंड की बात कर ले तो आसान कंजर्वेशन रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, और लास्ट जो है 49th वो है सुंदरबंस वेटलैंड। हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल हमारा है, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मतलब उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ आप इसको ले सकते हो, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को मतलब बार बार रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का खुद का डेटा है, तो आपको मतलब कहीं से प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब चलिए आपको हम नेक्स्ट मैप के हिसाब से भी आपको दिखा देते हैं, ये आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हो कि पॉइंट कैलीमियर, जैसा कि आपको बताया पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, अस्थम मुड्डी, सस्तम कोट्टा, वेम्बरनट कोल, तो ये सारे के सारे केरल में हैं। कोल्लेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, चिलिका जो है वो उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। इस तरीके से मतलब अगर आप कहीं ना कहीं पहले आप देखते चलोगे तो ईस्टर्न तरफ में मतलब ये रहा रुद्र सागर त्रिपुरा में, लोकतक लेक मणिपुर में, और इसी के अलावा नंदुर माधवमेश्वर महाराष्ट्र का, लोनार लेक महाराष्ट्र का, नल सरोवर गुजरात, ये रहा भोज मध्य प्रदेश, समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश आप देख ही रहे हो, समसपुर उत्तर प्रदेश, कवरताल या बिहार का हमने देखा। इसके अलावा आप मतलब कहीं ना कहीं दीपोर बिल आप देख रहे हो आसाम का, पार्वती, आगरा, संडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार आसान उत्तराखंड का, ये सारे मतलब बाकी के यूपी के रोपर वगैरह ये सब मतलब आप देख सकते हो, हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे मैप। तो इस तरीके से आप मतलब बराबर खाली निहारते रहोगे आराम से तो भी आपको याद हो जाएगा, कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आपको हम मतलब मैप दिखा देते हैं इंडिया और ईरान का, तो ये आप ध्यान में दीजिएगा। तो ईरान आपको देखने को मिल जाएगा भारत से, जो कि आप देख सकते हो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ईरान के साथ हम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो तीनों नेशंस हैं पाई के नाम से ये गोल्डन क्रेसेंट भी बनाते हैं, गोल्डन क्रेसेंट भी बनाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, गोल्डन क्रेसेंट भी बनाते हैं, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के काफ़ी ये न्यूज़ में रहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और ईरान में ही हम कहीं ना कहीं मतलब मुंबई से चाबहार पोर्ट के द्वारा हम कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से फिर हम डेलाराम जरान्स हाईवे अफ़गानिस्तान के तहत हम मतलब सेंट्रल एशियन नेशंस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। और रामसर शहर जो है आपको वो कहीं यहीं आपको देखने को मिलेगा, अभी हम और डिटेल में उसको देख लेंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये अपने आप में चोक पॉइंट है, और बंदर अब्बास यहीं पे है जहाँ चाइना को कहीं ना कहीं एक्सेस देने की बात करी है उन लोगों ने। और ये आपका पर्शियन गल्फ़ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है जो कि पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो कि पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। नीचे आप देख ही रख सकते हो अरेबियन सी वगैरह, और गल्फ़ ऑफ एदन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, मतलब ये आपका गल्फ़ ऑफ एदन और रेड सी के बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो स्ट्रेट आपको ये भी ठीक है। अच्छा चलिए, अब कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल टॉपिक है वो इसी के साथ में हम इसको बाइंड अप करते हैं। अच्छा कुछ मतलब प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब वेटलैंड्स को लेकर के मतलब 2017 में रूल्स भी आए हैं, तो वो चीज़ें मतलब ठीक है, उतना हमें स्पेसिफिक इन टॉपिक्स को कवर नहीं करना है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर कर लिया है। हाँ, अगर आपको वन लाइनर में पूछा जाए तो आप कह सकते हो मतलब अगर लार्जेस्ट रामसर साइट्स की बात कर ली जाए तो वेस्ट बंगाल जो है, जिसका सुंदरबंस जो है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। साथ ही साथ वेम्बरनट कोल भी है केरल का, चिलिका लेक भी है केरल का, लेकिन लार्जेस्ट में एज अगेन आई एम सेइंग सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल का।
इसके अलावा अगर आपसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट पूछा जाए तो रेणुका जी है हिमाचल प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा सुंदरबंस, और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा रेणुका जी। और इसके अलावा ओल्डेस्ट अगर आप बात कर लो तो चिलिका लेक है। तो ओल्डेस्ट में आप ध्यान रखिएगा, ओल्डेस्ट में आपको चिलिका देखने को मिल जाएगा, लार्जेस्ट में आपको कहीं ना कहीं सुंदरबंस देखने को मिल जाएगा, और स्मॉलेस्ट में आपको कहीं ना कहीं मतलब रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसी के अलावा हमारा ये जो इंटायर टॉपिक है वेटलैंड्स का, बहुत ही डिटेल में हमने इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। ट्रस्ट मी, इसके बाहर क्वेश्चंस कहीं से भी फ्रेम नहीं होगा, सिर्फ